सारा के पास ये सब कुछ सुनने के बाद कोई शब्द नहीं बचे थे। हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो कुछ बोल पाए। वहीं कबीर जो कि जाकर के सामने आराम से काउच पर बैठते हैं और ज़ारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? कुछ कहना चाहोगी? अपनी सफाई देना नहीं चाहोगी? ज़ारा इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी वो बातें उसको इतनी हर्ट कर जाएंगी और वो खुद की जान लेने के बारे में सोचेगा। कबीर गुस्से में खड़े होकर के उसके सामने आते हुए कहते हैं, बचपन से जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई है तब से वो यही सब सुनता आ रहा है कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। लेकिन उसे नहीं पता वो मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी है। तुम्हें पता है, वो मेरे भाई की इकलौती निशानी है मेरे पास। मैं अपने भाई और अपने भाभी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं उसे वो जिंदगी देना चाहता हूँ जो कि उसे कभी ये महसूस ना होने दे कि उसके पास उसके माँ बाप नहीं है। पर हमेशा मेरी कोशिश में तुम बीच में आकर के सब कुछ खराब कर देती हो, और आज भी तुमने वही किया। मुझे पहले तुम पर तरस आ रही थी कि तुमने कम से कम जो किया गलती से किया। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे ये करने से वो बच्चा अपनी जान लेने के बारे में सोच लेगा और अपनी जान देने की कोशिश भी कर देगा। लेकिन आज उसकी सारी हालत जानने के बावजूद भी तुम उसे किडनैप करवा रही थी। तुम्हें तरस नहीं आती है किसी पर? किसी के साथ इतनी ज्यादा बुरी कैसे बन सकती हो? उसने तुम्हें माँ कहा था, ज़ायरा माँ, और फिर भी तुम उससे प्यार नहीं कर पाई। ज़ायरा जो कि रोते हुए कहती है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाह रही थी और इश्यूज का बहुत ख्याल रखती। मैं तो बस आपको गुमराह करना चाह रही थी, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन कबीर ये सब कहाँ सुनने वाले थे। वो ज़ायरा के गर्दन पर लगे उस बैंड को जोर से अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं, जो फ्रीडम मैं तुम्हें देने वाला था ना, अब उसके बारे में तो तुम सोचना भी छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी नरक बनाऊंगा ना मैं। मेरे यशु के साथ ये सब करके तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें उसे बीच में नहीं लाना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना था तो मुझसे बात करती इस बारे में। यह सही तरीका नहीं था। अगर मैं आज उसे खो देता तो क्या करती तुम? तुम्हें तो मैं फ्री कर देता, लेकिन उसके बाद मेरे यशु और मेरा क्या? जरा भी तरस नहीं आई मुझ पर? सारा जो कि इस बात पर अपने होठ को दबा कर रह जाती है और खुद के बारे में सोचने लगती है कि क्या वाकई वो इतनी सेल्फिश है? क्या वाकई वो इतनी बुरी है? या फिर हाँ, उसे बात पूछने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बुरी है। वो अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहती है, मुझे मंजूर है आपकी दी हुई सारी पनिशमेंट। मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा, उसे मेरी बातें इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाएंगी। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। तभी कबीर उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो रिजेक्ट कर देती ना मुझे। मैं कौन सा हाथ जोड़कर तुम्हारी शादी की भीख मांग रहा था? मैं तो शादी करने ही वाला नहीं था। वो तो मेरे घर वालों ने प्रेशर बनाए मेरे ऊपर। और फिर यशु की भी जिद थी, उसे भी एक फीमेल टच की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि मेरी पार्टनर मेरे साथ मिलकर के यशु का ख्याल रखेगी और फिर वो ज़ायरा ओबेरॉय होगी तो बिजनेस वुमेन भी होगी, माइंडेड भी होगी, स्मार्ट भी होगी और यशु और मेरी फीलिंग्स को समझेगी। पर मुझे कहाँ पता था कि वो ज़ायरा ओबेरॉय मेरी यशु की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। यू नो व्हाट, मैं बता नहीं सकता मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। और ये बोल करके वो उसे उसी बंधे हुए हालत में छोड़ करके कमरे में यूं ही अकेला बाहर की तरफ निकल गए थे और यशु के ठीक बगल में आकर के लेट जाते हैं। और आज रात उन्होंने पूरी तरह से ज़ायरा को उसी कमरे में अकेले बंद रखने का सोचा था। उनके फ़ोन पर इस वक्त करण का कॉल आ रहा था, लेकिन करण से भी उनकी बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो फ़ोन काट देते हैं और इस वक्त उन्हें सिर्फ अपने यशु के साथ ही टाइम स्पेंड करना था। फ़ोन दोबारा से आने लगता है, जिससे परेशान होकर के कबीर फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, यशु सो रहा है, बार बार मुझे कॉल मत करो, वो जग जाएगा। तभी दूसरी तरफ से करण जो कि माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, सो सॉरी, वो जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से। अगर मैंने इशिता के बारे में तुम्हें बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। आई एम सो सॉरी कबीर,
प्लीज़ माफ़ कर दे। लेकिन कबीर इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे थे और वो करण से कहते हैं, तेरी माफ़ी के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ मैं। अपनी माफ़ी अपने पास रख और अपनी महबूबा के साथ एंजॉय कर। मेरे यशु के लिए मैं काफ़ी हूँ। और ये बोलकर के अभी वो फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन तभी करण कहते हैं, कबीर 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन। कबीर जो फिर से फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहते हैं, जल्दी बोल। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जयंत ओबेरॉय, यशु के किडनैपिंग में उन्हीं का हाथ था। वो ज़ायरा और तेरे दोनों के दुश्मन बने बैठे हैं। और फिलहाल तो तेरे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त ज़ायरा की कंपनी डिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स को तू संभाल रहा है, जो कि इस वक्त उनके हाथों में होना चाहिए। वो इसी वजह से ज़ायरा को हमेशा मारने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते थे। लेकिन फ़िलहाल वो अब तुझे और तेरे बच्चे को हर्ट करेंगे, और साथ ही ज़ायरा को भी। बाकी मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने सोचा कि तुझे दे दूँ ताकि तू नेक्स्ट टाइम से अलर्ट रहे। कबीर जो कि बहुत ही शांत आवाज़ में कहते हैं, ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिया जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर, और ज़ायरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है अब। डिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स उसकी कंपनी है, वो संभाले या भाड़ में जाए। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर दिए थे और यशु को ज़ोर से अपने सीने से लगा करके बहुत ही शांत तरीके से लेट जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके आंखों से आंसू जो कि अब यशु के गालों पर गिरने लगे थे, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता। यशु इससे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा था, क्योंकि उसकी नींद अब खुल रही थी और वो इस तरह से खुद को इतनी ज़ोर से कसा हुआ देख करके अपनाते हुए कहता है, छोड़ो, क्या कर रहे हो, मैं दब जाऊंगा। कबीर तुरंत ही अपनी आंसू को पोंछते हैं और फिर यशु के गालों को सहलाते हुए कहते हैं, उठ गया तू, कितना सोता है। तभी यशु जो कि हंसते हुए कहता है, मैं सोया नहीं था, मुझे किसी ने कुछ सुंघाकर सुला दिया था शायद कुछ तो था वो, पर मुझे सूंघकर मजा आया, वो बड़ा टेस्टी सा था। कबीर जो कि जबरदस्ती के स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहते हैं, अच्छा बहुत टेस्टी था, खिला दूँ वो तुझे, पागल कहीं का। और वो जोर से उसको गले लगाते हुए कहते हैं, आइंदा से मेरे बिना किसी के साथ भी बाहर नहीं निकलना, ठीक है ना। यशु कहता है, नहीं, मैं माँ के साथ बाहर जाऊंगा। माँ मुझे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरी माँ को भी धक्का दिया, आप उसकी पिटाई किए ना। कबीर जो कि यशु को घूरते हुए कहते हैं, कोई माँ नहीं है तुम्हारी, समझे तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारा पा, और आइंदा से अपनी माँ के बारे में जिक्र मत करना। और ये बोलकर कि वो वहाँ से अभी जाते गुस्से में, लेकिन तभी यशु उनके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा ना बोलो, क्या ज़ायरा माँ हमें छोड़कर चली गई? क्या वो आपके साथ नहीं रहेंगी अब? सबकी तरह वो भी हमें अकेला छोड़ दी। कबीर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, वो हमारी कुछ नहीं लगती है, समझे हमारी फैमिली में सिर्फ तुम और मैं हैं, और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, और ना हमें किसी की ज़रूरत है। और ये बोलकर के वो कमरे से बाहर निकल गए थे, लेकिन यशु जो कि बाहर आकर के आसपास के स्टाफ से पूछ रहा था, फिर इसमें मम्मा कहाँ है, मुझे कोई तो बताओ। तभी एक स्टाफ ने देखा था कि इस वक्त कबीर ज़ायरा को खींचते हुए ऊपर के कमरे की तरफ लेकर गए हैं, जहां जल्दी जल्दी यशु भागता है और जल्दी से उसी कमरे के अंदर आ चुका था जहां इस वक्त ज़ायरा बंधी पड़ी थी, उसके हाथ ऊपर की तरफ, साथ ही उसके गर्दन भी, बस उसके पैर खुले हुए थे, लेकिन जिस तरह से उसके गर्दन बंधे हुए थे उसे अपने पंजों पर खड़ा रहना पड़ रहा था, जिससे उसके पंजे भी बहुत दर्द हो रहे थे, क्योंकि अगर वैसा नहीं करती तो उसका गर्दन दब सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। यशु इस हालत में अपनी माँ को देख करके जल्दी से उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, माँ आप ठीक हो? ये क्या हुआ आपको? किसने बांध दिया? मैं पा को बुलाता। लेकिन तभी ज़ायरा जो कि रोते हुए कहती है, नहीं यशु, तुम जाओ यहाँ से, वरना बाहर डांटेंगे, और मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। यशु कहता है, मैं 4 साल का हूँ मगर बुद्धू नहीं हूँ, आपको दर्द हो रहा है, आप रो रहे हो। ज़ायरा अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, इसे योगा कहते हैं, योगा किया जाता है इससे, तुम नहीं जानते, तुम जाओ यहाँ से, और पा को कुछ नहीं बोलोगे तुम। लेकिन यशु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था।
वो जल्दी से जाता है नीचे और काफी जोर जोर से अपने पा को आवाज लगा रहा था, पा, वेयर आर यू? इतनी तेज जिस तरह से कबीर उसकी आवाज सुनते वो भागकर उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ और तुम जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था, तुम्हें कुछ खिलाना है ना? तभी ये सुनकर कि यशु अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं खाऊंगा मैं, आपने माँ को बांध कर रखा है, हाउ डे यू? कबीर जो कि गुस्से में कहते हैं, यशु मैंने कहा था ना कमरे से बाहर नहीं निकलना तुम्हें, और माँ के बारे में जिक्र भी मत करना, चलो। और वो अपने हाथ में इस वक्त उसके लिए कुछ लेकर आए थे उसको खिलाने के लिए, तभी तो उसे दवा खिलाई जाती, लेकिन यशु कुछ भी खाने को रेडी ही नहीं हो रहा था। बार बार उसकी तरफ कबीर अपने हाथ से कौर बढ़ा रहे थे, लेकिन वो बार बार उसे अपने मुंह से थूक दे रहा था। अगर जबरदस्ती कबीर उसके मुंह में वो बाइट डाल रहे थे तो। जिससे परेशान होते हुए कबीर जो कि काफी गुस्से में यशु को डांट लगाते हुए कहते हैं, यशु अब मुझे गुस्सा आ रहा है, और तुम जानते हो कि अगर पा को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं। यशु ये सुन करके थोड़ा शांत तो हो गया था, लेकिन उसके साथ ही वो अपनी नाक से कोर करके रोना भी शुरू कर देता है, जिससे ज्यादा देर कबीर ऐसे देख नहीं सकते थे। वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, माँ ठीक है तुम्हारी, और उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम दवाई खाओ। वो उसको अपने हाथ से दवाई खिलाते, लेकिन वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखते हुए कहता है, अब आप मुझे मार ही लो, लेकिन माँ को लेकर आओ तभी दवाई खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा मैं। माँ को दर्द हो रहा था, वो रो रही थी, आप बहुत बुरे हो, आई हेट यू। और ये बोल करके वो अपने मुंह को दूसरी तरफ करके लेट चुका था बेड पर, जिससे कबीर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, ये माँ और बेटे पागल कर देंगे मुझे, मेरी गलती है, नहीं लाना चाहिए था उसको हमारी लाइफ में। ये सुन करके यशु जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, अगर ऐसा होता ना तो मैं अब तक जिंदा ही नहीं रहता, मुझे माँ के लिए जीना है, मैं माँ को बहुत प्यार करना चाहता हूँ, और मुझे चाहिए कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो, मेरी वजह से मेरी फैमिली अधूरी नहीं रहनी चाहिए, समझ रहे ना आप? जाओ माँ को लेकर आओ, वरना बात नहीं करूँगा। और ये बोल करके वो लेट चुका था फिर से, जिससे कबीर जो कि गुस्से में मेडिसिन को प्लेट में रखते हैं और ऊपर की तरफ काफ़ी जल्दी में जा रहे थे, और साथ ही उनके गुस्से जो कि इस वक्त सबसे पहले तो दरवाजे पर उतरे थे। दरवाजे वो ज़ारा के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, तो अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में आग भी लगा रही हो तुम? ज़ारा जो कि इस बात पर रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो आकर मुझे देखा तो मैंने उससे ये कहा कि मैं योगा कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया उसे। अब कबीर भी उसके पंजे की तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत बुरी तरह से लाल हो चुका था, और बार बार उसके पंजे फिसल जा रहे थे, जिससे उसके पंजे पर काफ़ी स्क्रैचेस भी आ गए थे और हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी। कबीर उसके हाथों को सबसे पहले खोलते हैं और फिर उसके गर्दन को, और फिर ले आ करके उसको बेड पर बिठाते हुए कहते हैं, अपने पंजे पर ये क्रीम लगाओ, नीचे की तरफ आओ, यशु तुम्हारे बिना मेडिसिन नहीं खाएगा, और हाँ बस उसे मेडिसिन खिलाने तक वहां पर रहना, उसके बाद से चली जाना, ये बोल करके कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है। ज़ारा जैसे ये सुनी थी वो बिना ही अपने पैरों पर क्रीम लगाए उनके साथ साथ आते हुए कहती है, वो ठीक है ना, दवाई क्यों नहीं खा रहा, कुछ खाना खाया उसने? ये सुनकर के कबीर जो कि अपने चेहरे पर एक कुटिल से स्माइल लाते हुए कहते हैं, बहुत प्यार आ रहा है यशु पर, या फिर अभी से एक्टिंग शुरू कर दी? मैंने उसके सामने जाकर कहा था एक्टिंग करने को, यहाँ से एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे सामने यशु की ज़्यादा फालतू केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं होने वाला। और बेहतर होगा कि यही बात तुम यशु को भी बता दो कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें उसकी लाइफ में नहीं रखना चाहता, खामखा उसकी लाइफ में डेंजर बढ़ जाएगा। ज़ारा अब कबीर के साथ उस कमरे में आ चुकी थी जहां यशु इस वक्त तो पेट के बल लेटा हुआ था। वो बार बार बस एक ही जिद लगाया जा रहा था, माँ को लेकर आओ, माँ को लेकर आओ, उन्हें दर्द हो रहा होगा। पीछे से कबीर आते हुए उसको अपनी गोद में उठाते हैं और ज़ारा की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, लो आ गई, अब दवाई खाओ। तुरंत ही कबीर के गोद से यशु अब अपने हाथों को बढ़ा करके अब ज़ारा की गोद में जाने की जिद करने लगा था। ज़ारा भी उसे तुरंत ही अपने हाथों में लेकर के उसे अपने गोद में प्यार से बिठाते हुए कहती है, दवाई क्यों नहीं खा रहे? हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी ना? ये सुनकर यशु जो कि अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, जब मेरे साथ आप हो तो मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? मेरे साथ मेरे पा हैं, मेरी माँ है, और मुझे क्या चाहिए? ये दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकता।
आप कर दोगे मुझे ठीक? करोगे ना? उसकी इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ सुन करके ज़ारा का दिल भर आता है फिर से। कबीर की भी आंखें नम हो रही थी, लेकिन फिर वो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करते हैं और फिर दवाई उसके मुंह में डाल करके उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाते हुए कहते हैं, बस हो गया। तुम्हें कहीं जाना था? ज़ारा को उन्होंने अचानक ही ये बात याद दिलाई थी कि ऊपर से उन्होंने कुछ समझा कर ज़ारा को नीचे लाया था। ज़ारा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ वो बच्चे, मुझे ना कुछ काम से जाना था बाहर। मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास, तब तक आप आराम करो पा के साथ, ठीक है? इस बात पर यशु मानना नहीं चाहा था, लेकिन फिर वो अपनी मम्मा को किस करते हुए कहता है, आप जल्दी वापस आओ ना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है? और फिर वो आराम से आकर के बेड पर लेट चुका था। कबीर उसके हाथ में कुछ टॉयज देते हुए कहते हैं, तुम इसके साथ एंजॉय करो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तभी यशु तो थोड़ी तेज आवाज में कहता है, बहाना बना रहे हो, मुझे एक तरफ जा रही हो और पा भी उसी तरफ, मुझसे झूठ क्यों बोलते हो झूठे लोग? इस बात पर ज़ारा कुछ बोलती नहीं, लेकिन कबीर जो कि गुस्से में यशु को घूरते हुए कहते हैं, यशु मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टॉयज दिए हैं, उसके साथ खेलो, मैं कुछ मेड्स को बुला देता हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेंगी। ज़ारा को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। अभी वो उसी ऊपर वाले कमरे में जाने की सोचती है, लेकिन कबीर उसके हाथों को जोर से पकड़े हुए उसके रिस्ट को अपने हाथों में थाम करके उसे नीचे की तरफ खींचते हुए लेकर आ रहे थे, जिससे ज़ारा को उसके रिस्ट में दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसके पैरों में भी। कबीर उसको हॉल में ले जाते हुए कहते हैं, निकलो यहाँ से अभी के अभी, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वो सब कुछ मैंने इस फाइल में रखवा दिया है। एक बगल के रखे टेबल के फाइल पर उसे दिखा करके इशारा किए थे। ज़ारा उस फाइल की तरफ एक बार देखती और एक बार कबीर की तरफ। कबीर जो कि एक ड्राइवर को बुलाते हुए कहते हैं, लीव एट एयरपोर्ट। ज़ारा जैसे कबीर को वहां से जाता देखती है, वो पीछे पीछे कबीर के आकर के उनके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, यशु के साथ ही जाऊंगी। आप भी तो इंडिया जाने वाले हैं ना? कबीर जो कि इस बात पर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ, पर मैं यशु को अकेले अपने साथ लेकर जाऊंगा। पता चले तुम बीच में फिर से उसे कहीं किडनैप करवा दी तो, और उसके बाद अगर मैं उसे ना बचा पाया तो। अब तो तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि उसके पेंडेंट में ट्रैकर लगा हुआ है, तो मैं उसे कहीं पर भी ट्रैक कर सकता हूँ। काफ़ी राज पता चल गए तुम्हें हमारे बारे में, अब तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो, इसलिए दूर रहो हमसे। और हाँ, एक और बात, भूल जाना कि तुम्हारे लाइफ में कभी कबीर रायचंद नाम का कोई शख्स आया था। ज़ारा जो कि अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर ली थी, अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी, और जब वो कुकीज़ बना रही थी काफ़ी खुशी खुशी यशु को अपने गोद में लेकर के, और साथ ही उसके साथ बहुत सारी बातें कर रही थी, सब कुछ तो कितना बेहतर था। अचानक ही सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा और कबीर खुद उसे अपने आप से दूर कर देंगे। वैसे तो ज़ारा को एक पल यही चाहिए था, लेकिन आज उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल कोई उसके शरीर से काट करके बाहर की तरफ रख दिया है। ज़ारा कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, यहीं पर रहूँगी, प्लीज़। लेकिन कबीर इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, बस बात खत्म। तभी ज़ारा कहती है, पर आपने ही तो कहा था ना मुझे कि मैं यहाँ पर रहूँ हमेशा आपके साथ, और साथ ही यशु के साथ। आपने बोला था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर ये सब क्यों? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ अब। यशु मुझे माँ बुलाता है और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती, वो बहुत परेशान हो जाएगा मेरे बिना। कबीर उसकी बात को सुन करके बिना उसकी तरफ मुड़े हुए ही सीढ़ियों को चढ़ते हुए कहते हैं, और अगर तुम रहोगी तो उसकी जिंदगी परेशानी में चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। पहले से तुम क्या हमारी लाइफ को कम बर्बाद कर चुकी हो जो और ज्यादा करने पर तुली हुई हो। दूर रहो हमसे। और ये बोल करके वो कमरे में जाने लगे थे, लेकिन अभी ड्राइवर जो कि उसके सामान को उठा करके उसके साथ जा पाता उससे पहले ही ज़ारा उसको रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पर रहूंगी, चाहे वो मुझे अपने साथ रखे ना रखे, मैं उन्हीं के साथ रहने वाली हूँ। और ये बोल करके वो शांति से काउच पर बैठ गई थी। ज़ारा भी कोई कम जिद्दी थोड़ी ना थी। आज रात भर वो वहीं पर गुजार देती है, लेकिन रात भर कबीर उसे देखने के लिए नहीं आए थे।
हाँ, वो ड्राइवर तो जाकर के कबीर को सब कुछ बता दिया था कि ज़हरा यहाँ से जा नहीं रही है और वो बार बार जिद कर रही है यहीं पर रुकने की। कबीर इस बात पर कुछ नहीं बोलते और बस यशु के साथ ही वो अपना वक्त बिता रहे थे। कबीर जो अगले दिन नीचे की तरफ आते हैं ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। यशु के लिए वो खुद ही अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाना प्रेफर करते थे, लेकिन उससे पहले ही कबीर के सामने ज़हरा ट्रे ले आकर के रखते हुए कहती है, मैंने उसके लिए खुद नाश्ता बना दिया है, उसे एवोकाडो टोस्ट पसंद है तो मैंने सोचा कि। कबीर जो कि उसके दिए हुए ट्रे को घूरते हुए ज़हरा की तरफ देखते हैं और फिर एक स्टाफ से कहते हैं, बाहर डाल दो इसे और देखना कोई जानवर ना खाए, जहर भी हो सकता है। और ये बोल करके वो किचन की तरफ चले गए थे। ज़हरा उस स्टाफ को काफ़ी गुस्से में घूरी थी जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी उस ट्रे को लेने के लिए। वो अपना हाथ दिखा करके उसको रोकती और फिर सबके सामने ही बैठ करके अब उसमें से एक एक करके वो खाना शुरू कर दी थी जो कि उसने यशु के लिए बनाया था। और उसमें से वो दूध को भी टेस्ट करती है और साथ ही लगातार अपने आंसू को भी पोंछे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी गलती को मनाए कि कबीर उसे माफ़ कर दे। कबीर ने देखा भी था उसे ब्रेकफास्ट करते हुए और साथ ही रोते हुए भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते और अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बना करके अब उसे यशु के सामने ले जा करके धीरे धीरे उसे खिलाना शुरू किए थे। उसे तैयार करके वो उसे रिक्वेस्ट भरे टोन में कहते हैं, आप रूम में ही रहना बच्चा, बाहर नहीं जाना, मुझे बस 20 से 25 मिनट का एक काम है, मैं नीचे से करके आता हूँ। उसके बाद से आज आपके पाप बिल्कुल आपके लिए फ्री हैं और दिन भर आपके साथ खेला खेली करेंगे, ओके। यश इस बात पर खुश होते हुए कहता है, ओके, पर माँ नहीं आएंगी मेरे पास, वो मुझसे नाराज़ हैं क्या? कबीर जो कि अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ वो सबसे नाराज़ है और अभी उसे हमारे पास नहीं आना, आप खेलो, बात है। और ये बोल करके वो नीचे की तरफ चले गए थे। सारे स्टाफ को भी उन्होंने वहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया था, किसी को कुछ काम करने के लिए तो किसी को कहीं, ताकि उन्हें पूरा हॉल खाली मिल सके। जैसे सब लोग वहाँ से गए थे, ज़हरा अकेली वहाँ पर चुपचाप सोफा पर बैठी हुई थी और अभी भी धीरे धीरे ब्रेड को तोड़ते हुए अपने मुंह में डाल रही थी। कबीर उसके हाथ को खींचते हुए उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना, मगरमच्छ के आंसू बहा करके तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती हो। यशु को मैंने बोल दिया है कि तुम हम लोगों से नाराज़ हो और हम लोगों से दूर ही रहोगी। धीरे धीरे वो तुम्हारे बिना रहना सीख जाएगा। तुम्हारे बिना भी हमारी ज़िंदगी बेहतर थी, और सच कहूँ तो तुम्हारे बिना ही बेहतर थी। तो तुम चुपचाप से यहाँ से वापस लौट जाओ। तुम्हें दे तो दी तुम्हारी आज़ादी, वही चाहिए थी ना तुम्हें। जाओ बनो ज़ायरा ओबेरॉय, दिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स की असली मालकिन। और उसके साथ एक और बात, तुम्हारे वो जो कंपनी में मैंने 170 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, मुझे उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। उस पैसे को अपने पास रख करके ये समझ लेना कि हमसे दूर रहने की कीमत है वो तुम्हारे लिए। वो उसके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, 5 मिनट के बाद तो मुझे यहाँ नजर ना हो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और साथ ही तुम्हारे उस दोस्त के लिए भी। और ये बोल करके वो वहाँ से जैसे ही अभी पीछे मुड़ करके जाते, ज़हरा रोते हुए कहती है, आपको मेरे साथ जो करना है करिए, मेरे दोस्त के साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं आप लोग के साथ ही रहने वाली हूँ। शादी की है ना आपने, इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं मुझे। कबीर इस बात पर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, छोड़ रहा हूँ तुम्हें, यशु के लिए अपनी लाइफ में तुम्हें लाया था और यशु के लिए तुम्हें अपनी लाइफ से दूर भी कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं थी, लेकिन यशु मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे नहीं खो सकता। जाओ यहाँ से। ज़हरा जो कि अब और ज़्यादा देर वहाँ पर रुक कर करती भी क्या, वो अपने हाथ में उसी फाइल को लेती और फिर रोते हुए कबीर से कहती है, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी, और यशु के लिए भी। और हाँ, मैंने आप लोग अपनी फैमिली मान ली है, तो अगर कभी मन करे मुझसे मिलने का यशु का, तो प्लीज़ उसे मना मत करिएगा। और ये बोल करके वो पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी और वहाँ से अपने दहलीज को पार करते हुए बाहर निकल गई थी। हाथों में उसके फाइल थी और साथ ही उसका एक बैग जो कि पूरी तरह से उसके सामान से भरा हुआ था, जिसे वो उसी मेंशन में ही छोड़ देती और वहाँ से बाहर निकल जाती है।
कुछ कदम वो आगे बढ़ ही रही थी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, उसकी मंजिल क्या है। उसे ज़रा भी होश ही ना हो कि वो क्या कर रही है। कदम बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे बिना मंजिल का कुछ अता पता लिए। पीछे से काफ़ी तेज तेज कुछ हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती, जिससे पीछे मुड़कर के ज़ारा देखी थी तो उसे समझ में आ चुका था कि उसके अंकल की गाड़ी है। और बिना सोचे समझे वो दरवाजे को खोलते हुए पैसेंजर सीट पर आकर के बैठ गई थी। इस वक्त ड्राइविंग उसके अंकल ही कर रहे थे और उसे देख करके स्माइल करते हुए कहते हैं, मिल ही गई तुम्हें आज़ादी, चलो बढ़िया है। अब मैं तुम्हारी प्राइवेट जेट को बुक कर चुका हूँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ से इंडिया निकलो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेकर के चलता हूँ और फिर वहाँ पर तुम्हें अपने पा का ख्याल भी तो रखना है ना। सारा जो कि धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, अब मुझे दोबारा से उस ज़िंदगी में वापस जाना है जहाँ से मैं यहाँ पर आई थी। सब कुछ अब ठीक हो गया है। इस बात पर उसके ठीक बगल में बैठे उसके चाचा कहते हैं, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम जयंत ओबेरॉय के साथ बैठे हो और इतनी परेशान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जयेश भाई को पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया तो कितना नाराज होंगे ना मुझ पर। चलो खुश हो जाओ फटाफट से, स्माइल करो बेटा, सब ठीक हो गया है। ज़ारा जो कि चाहकर भी अपने चेहरे पर स्माइल नहीं ला पा रही थी। उसका दिल जो कि उसको बार बार रोने के लिए कह रहा था। आंसू भी उसके शायद आंखों से सूख से गए थे। उसका दिल तो कर रहा था कि वो रो ले, लेकिन वो खुद को बार बार संभाल रही थी। और अब एयरपोर्ट के रास्ते के लिए वो लोग निकल चुके थे। आधे घंटे का सफ़र तय होता है, लेकिन एयरपोर्ट तो आ ही नहीं रहा था, बल्कि वो लोग तो किसी ऐसे अजीब से सुनसान रास्ते पर निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी अपने सारे गमों को भुला करके अब यशु के साथ ज़बरदस्ती खुश होने के लिए कोशिश कर रहे थे। और अभी उनकी कोशिश जो कि उनके चेहरे पर दिख भी रही थी। लेकिन तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था बार बार। यशु जो कि खुद ही उनके फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मेहर चाचू का फ़ोन है, उठा लो ना पा। जैसे ही फ़ोन कबीर ने रिसीव किया था और उसे अपने कान पर लगाया था, वो बहुत लापरवाही के साथ अभी तक मेहर की बात सुन रहे थे। मेहर धीरे से कहता है, कबीर कबीर मेरी बात सुन। आई नो जो भी कुछ हुआ उसमें तू बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा सहरा पर अभी वो है कहाँ पर? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ मेरी बात सुन। कबीर जो कि इस बात पर कोई भी गौर नहीं फरमाना चाहते थे और वो मेहर से कहते हैं, उसे एयरपोर्ट भेज दिया है, पीछे मेरे कुछ आदमियों की गाड़ी। लेकिन तभी मेहर कहता है, वो अपनी चाचा के साथ है जो उसकी जान लेना चाहते हैं, उसका एक्सीडेंट होने वाला है कबीर। जैसे ही कबीर ने यह सुना था, उनकी भौहें जो कि एकदम से सिकुड़ गई थी। फिर वो मेहर की बातों पर फोकस करते हुए कहते हैं, क्या उसका एक्सीडेंट? मेहर अब एक एक करके सारी बातें बताना शुरू किया था कि किस तरह से बार बार ज़ारा को मारने की कोशिश की गई थी। और करण ने भी जो भी कुछ कहा था उसके बाद ऑब्वियस सी बात थी कि उसके चाचा जयंत ओबेरॉय जयेश ओबेरॉय का एक्सीडेंट करवा चुके थे और अब उनकी टारगेट ज़ारा थी। ज़ारा की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो या तो कबीर या तो उस जयंत ओबेरॉय की वजह से आ रही थी, लेकिन कबीर ने कभी उसे हर्ट नहीं किया था। अब ज़ारा बहुत मुसीबत में थी जिसके बारे में उसे ज़रा भी खबर नहीं थी। बार बार अब कबीर उसका फ़ोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसे वो परेशान होते हुए यशु से कहते हैं, तुम यहाँ पर मेड के साथ रहो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये बोल करके वो काफ़ी रश में बाहर की तरफ निकल गए थे, जिससे यशु भी परेशान होने लगा था। अभी वो बाहर की तरफ आ पाता, लेकिन कबीर के इशारे पर सारे मेट्स वहाँ यशु के साथ फिर से खेलना शुरू कर दी थी ताकि उसका दिमाग बिजी रहे। और कबीर काफ़ी गुस्से में अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को लेकर के निकल चुके थे ज़ारा की उसी लोकेशन पर। वैसे तो उसका लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल था इस वक्त, लेकिन मेहर जो कि इस काम को बड़े आराम से अंजाम दे देता है क्योंकि वो जयंत के लोकेशन को ट्रेस करा था और उसे पता था कि जयंत भी इस वक्त उसके साथ ही होगा। अचानक ही जयंत अपने उस गाड़ी को रोकते हैं और ज़ारा से कहते हैं, मैं थोड़ा सा आता हूँ बेटा, गाड़ी ड्राइव करते करते कमर टेढ़ी हो गई मेरी। इतना आउट लोकेशन है ना ये कि यहाँ से एयरपोर्ट तो लगभग 2 से 3 घंटा पड़ ही जाएगा, पर तुम परेशान मत हो, प्राइवेट जेट है अपना, तुम जब चाहोगी तब वहाँ पर जा सकती हो। वहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे चाचा जयंत ओबेरॉय ने बुक किया तुम्हारे लिए बेटा। मैं ज़रा आऊँ थोड़ा वॉक करके, मेरी कमर अकड़ रही है। ज़ारा कहती है, हाँ बिल्कुल, आप कहे तो मैं ड्राइव कर दूँ, मैं भी ड्राइव अच्छा करती हूँ अंकल। लेकिन यह सुनकर के अपने चेहरे को ना मिलाते हुए जयंत कहते हैं, बेटा यहाँ पर लंदन का लाइसेंस नहीं है आपके पास,
और इंडिया में स्टीयरिंग लेफ्ट होता है और यहाँ पर राइट, तो दैट्स द डिफरेंस। कोई भी पुलिस वाला अगर आपको देखेगा तो बहुत मारेगा। मैं आता हूँ बस, बस 5 मिनट दो मुझे। और ये बोल करके वो निकल चुके थे गाड़ी से बाहर, और बस यही तो चाहिए था उनको। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं वो कॉल करते हुए कहते हैं, चलो आ जाओ, काम तमाम करो इसका, ताकि दिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स का असली मालिक मैं बन सकूं लीगली। और ये बोल करके वो स्माइल करते हुए पीछे की तरफ जाने लगे थे। ज़ारा जो कि खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, अंकल मैं भी आऊँ क्या? लेकिन तभी जयंत उसको रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं तुम वहीं बैठी रहो, मैं ज़रा। और फिर वो अपनी लिटिल फिंगर दिखाते हुए कहते हैं, हल्का होकर आता हूँ। जिससे ज़ारा भी अब चुपचाप पैसेंजर सीट पर ही उनका इंतजार करने लगी थी। अभी ज़्यादा दूर तो नहीं पहुंचे थे, आधा घंटा का ही तो सफ़र तय किया था। और कबीर की गाड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से अब उसी तरफ निकल चुकी थी जहां मेहर उनको लोकेशन बताया जा रहा था। और ये सारे काम को अंजाम देने के लिए अहाना भी लगी हुई थी और लगातार उनके लोकेशन के बारे में जैसे जैसे वो ट्रेस कर रही थी, तभी वो धीरे से मेहर से कहती है, ये गाड़ी क्या वापस आ रही है? लेकिन वापस क्यों आ रही है? मेहर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, गाड़ी नहीं, वो बुढ़ा वापस आ रहा है। शायद ज़ारा को खतरे में छोड़ करके वो दूसरी गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल रहा है और ज़ारा अंदर वेट कर रही होगी उसी गाड़ी में। कुछ भी हो सकता है उस गाड़ी में, हमें जैसे तैसे करके जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। कबीर, व्हाट्स द अपडेट, कहाँ पर पहुंचे तुम? कबीर जो कि अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, बस 5 मिनट भगवान उसे बचा ले, उसके बाद कबीर अचंद उसके पास होगा और उसे कुछ नहीं होगा। एक तरफ ज़ारा जो कि ये सोच सोच करके परेशान थी कि यशु और कबीर क्या वाकई उसके बिना इतने आराम से रह लेंगे और वो कितना मिस करेगी उन्हें इंडिया में। सब कुछ तो उसके हिसाब से हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ उसके हिसाब से नहीं था, क्योंकि अब शायद उसका दिल किसी और चीज़ में लग गया था जिस बारे में कभी उसे खबर भी नहीं हुई थी। वो कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट हो गई थी शायद यशु और कबीर के उन सारे हरकतों से, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। अभी वो अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी ताकि वो इशिता को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके और साथ ही वो बता सके कि वो अब इंडिया वापस जा रही है, ताकि इशिता भी उसके साथ ही रहे। लेकिन उसका फ़ोन जो कि पूरी तरह से अब बैटरी डेड हो चुका था, जिससे उसका फ़ोन खुल नहीं रहा था। परेशान होते हुए ज़ारा जो कि अगल बगल देखते हुए कहती है, ये अंकल कहाँ रह गए? कितना वक्त लगा रहे हैं। पीछे इस वक्त कुछ गाड़ियां तो आ रही थी, लेकिन अब वो सारी गाड़ियां गायब सी हो गई थी, जिससे ज़ारा को थोड़ा सा ये सब कुछ वियर्ड लगता है, क्योंकि आशा बॉडीगार्ड्स के साथ ही चला करते थे। यहाँ के काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा भी रहता था। लेकिन अचानक से सारी गाड़ी गायब है, ये देख करके ज़ारा जो कि हॉर्न बजा रही थी बार बार उस गाड़ी का, ताकि उसके अंकल आसपास हों तो आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब कबीर भी कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि ये लोकेशन इतना ज़्यादा आउट था कि वहाँ पर नेटवर्क का भी इशू आ रहा था, जिससे मेहर समझ नहीं पाता कि उनकी गाड़ी किस जगह पर होगी। बार बार ज़ारा के हॉर्न बजाने की वजह से अब कबीर को कुछ तो आवाज़ आ रही थी, जिससे वो अपनी विंडो को खोले थे और आसपास के जगह को देख रहे थे। तभी उनके कानों में हॉर्न की आवाज़ जिस तरफ से आई थी, तुरंत ही उन्होंने उसी तरफ अपने गाड़ी को घुमा लिया था और काफ़ी रफ्तार में उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सामने से इस वक्त ज़ारा को एक बड़ी सी बस आती नजर आ रही थी, जिसे देख करके ज़ारा एकदम से अपने हाथ को बाहर की तरफ वेव करते हुए कहती है, अरे अरे रोकिए गाड़ी, कौन है ये? शिट। और फिर वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को रिवर्स में डाल चुकी थी और पीछे की तरफ ले जाया जा रही थी, लेकिन सामने की आ रही बस काफ़ी तेज़ स्पीड में आ रही थी उसकी तरफ, जिससे ज़ारा एकदम से डरते हुए गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी और साथ ही थोड़ा साइड होने की, लेकिन वो गाड़ी तो रुक ही नहीं रही थी। अभी तक तो वैसे वो बस काफ़ी दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ारा को लग रहा था जैसे कि ये जो भी ये गाड़ी चला रहे हैं, शायद वो ड्रिंक किया होगा। लेकिन ज़ारा को कहाँ उम्मीद थी इस बात की कि उसे तो ये गाड़ी खुद ही मारने के लिए आ रही है।